हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल एनसीईआरटी लाइनर। आज हम लोग देखने वाले हैं प्लाज्मोलाइसिस वाला सेगमेंट जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल और टिश्यूज विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। प्लांट सेल या फिर टिश्यूज का जो बिहेवियर होगा किसके रिस्पेक्ट में? वाटर मूवमेंट के रिस्पेक्ट में, कि प्लांट सेल में या टिश्यूज़ में वाटर का मूवमेंट किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है वाटर का मूवमेंट। ये चीज़ डिपेंड करेगा कि उसकी सराउंडिंग का सॉल्यूशन कैसा है। वो सेल जिसमें रखा हुआ है उसका सराउंडिंग का सॉल्यूशन कैसा है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि प्लांट सेल से पानी बाहर जाएगा या फिर उसके अंदर जाएगा। ठीक है, let us see what will happen if we put an animal cell, that is example RBC, into a solution of sugar or salt prepared in water। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक सेल लेते हैं, एक एनिमल सेल लेते हैं, नहीं तो एक प्लांट सेल लेते हैं। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एक RBC ले लेते हैं और प्लांट सेल में कोई भी एक प्लांट सेल ले लेते हैं, ठीक। और उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं। कैसा सॉल्यूशन? तो सॉल्ट या शुगर, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, नहीं तो शुगर या वाटर का सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, एनिमल सेल या प्लांट सेल को डालते हैं। तो कुछ केस होंगे, जैसे कि वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। 3 थिंग्स हो सकते हैं, जिसमें से देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहला केस 1, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, that is if the external solution is more dilute, higher water potential than the cytoplasm, the cell will gain water by osmosis and such a dilute solution is called hypotonic solution। देखिए ये क्या बोल रहा है। अगर जो सेल हम लोग लिए तो उसके चारों बगल जो मीडियम है जो उसको सराउंड करके रखा हुआ है, वो मीडियम में अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन अगर ज़्यादा डाइल्यूट है, ज़्यादा डाइल्यूट का मतलब हाई वाटर पोटेंशियल, मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन में ज़्यादा है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, तो सेल जो है वाटर गेन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल गेन करेगा। कैसे? तो ऑस्मोसिस के थ्रू। और इस तरह का जो सॉल्यूशन जो सराउंडिंग में रखा हुआ है उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या किए, एक बीकर ले लिए, उस बीकर में हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन ऐड कर दिए। अब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन का जो बीकर था, इसमें हम लोग एक प्लांट सेल या फिर एक एनिमल सेल डाल दिए। तो अब क्या देखते हैं कि इसमें से जो सेल जो है वो पानी गेन कर रहा है, सेल के अंदर वाटर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में वाटर होगा और जो उसके सराउंडिंग में उस सॉल्यूशन में जो वाटर है, इस दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो वाटर का मूवमेंट होता है। जब भी कोई डिफरेंस होता है वाटर कंसंट्रेशन में, तभी उसका मूवमेंट होता है। और वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होता है? तो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करता है। तो हाई वाटर कंसंट्रेशन किधर होगा? अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा डाइल्यूट है, मतलब वाटर ज़्यादा होगा बाहर में, तो सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा होगा और सेल की साइटोप्लाज्म में वाटर कम होगा। In this case, water molecules are free to pass across the plasma membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that the water enters the cell. In such a situation, cell is likely swell up, that is become inflated or turgid। इस केस में क्या होता है, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग सेल को डालते हैं तो वाटर का मूवमेंट स्टार्ट होता है। वाटर का मूवमेंट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होने लगता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, लेकिन ज़्यादा किस डायरेक्शन में होता है? सेल के अंदर जाने वाले डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि पानी जो है सराउंडिंग में ज़्यादा है और सेल के साइटोप्लाज्म में कम है, तो सराउंडिंग से पानी जो है वो सब अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, जिससे सेल क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है सेल, और वो सख्त हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं टर्जिड सेल किस तरह से सराउंडिंग का जो सॉल्यूशन है उसमें से पानी जो है, वाटर जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, सेल के अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो सेल होता है वो सेल का जो कंडीशन उस टाइम में होता है उसको बोल देते हैं टर्जिड सेल, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब भी सेल को डालेंगे तो इंडो ऑस्मोसिस होगा। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर वाटर जाना, क्योंकि सेल वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो अंदर वाटर जाएगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। If the medium surrounding the cell is exactly the same water concentration as the cell,
अब जो सेल जिस सॉल्यूशन में रखा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म में जितना वाटर कंसंट्रेशन होगा उतना ही वाटर कंसंट्रेशन अगर उसके सराउंडिंग वाले सॉल्यूशन में भी हो। That is, if an external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, then there will be no net movement of water across the plasma membrane. Such a solution is called isotonic solution. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जब हम उसमें सेल डालें तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो वाटर कंपोजिशन होगा, जितना वाटर अमाउंट होगा उतना ही उसके सराउंडिंग सॉल्यूशन में भी हो। तो जब दोनों तरफ पानी बराबर होगा तो नेट मूवमेंट वाटर का नहीं होगा, स्टॉप होगा। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस केस वाटर क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। इसमें भी क्या होता है, वाटर तो दोनों मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर भी जाता है और बाहर भी आता है, मतलब बोथ डायरेक्शंस में वाटर का मूवमेंट होता है। लेकिन बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन इज़ द सेम एज दैट अमाउंट गोइंग आउट। लेकिन जितना अमाउंट वाटर का अंदर जाता है उतना ही सेल से बाहर भी आता है, इसीलिए ओवरऑल नेट मूवमेंट जो है वाटर का वो नहीं होता है। दैट इज़ वाटर फ्लो इज़ इन इक्विलिब्रियम एंड सच सेल्स आर सेड टू बी फ्लैसिड। तो इस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड। जैसे कि देखिए फिगर में आप देख सकते हैं किस तरह से एक सेल को हम लोग सॉल्यूशन में डालें और जितना सॉल्यूशन में वाटर था उतना ही उस सेल में भी वाटर था, तो उस सेल के साइज़ पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वो जैसे था वैसे ही रह गया। पानी जितना अंदर जा रहा है उतना ही उससे बाहर भी निकल रहा है, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब इस तरह के सॉल्यूशन में सेल रखा रहता है तो उस सेल को हम लोग फ्लैसिड सेल बोलते हैं। ठीक है, अब है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल। अगर मीडियम का जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसनट्रेशन पानी उसमें मीडियम के जो सराउंडिंग का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो वाटर का कंसनट्रेशन होगा वो कितना होना चाहिए, लो होना चाहिए सेल के साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। That is, if the external solution is more concentrated than the cytoplasm, such a concentrated solution is called hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को समझते हैं तो एक बीकर लिए, उसमें सॉल्यूशन डाले और उसमें एक सेल डाल दिए। तो अब जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, और उसके सराउंडिंग का जो सॉल्यूशन था उसमें वाटर का अमाउंट कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो वाटर होगा किधर से किधर मूव करेगा, तो when a cell is placed in a hypertonic solution, water moves from the cell area of high water potential, crosses the membrane to outside area of lower water potential, and the cell shrinks. It is called plasmolysis. तो जिस सेल में हम लोग मतलब जिस सराउंडिंग मीडियम में, जिस सॉल्यूशन में हम लोग सेल डालें और सेल में पानी बाहर, सेल से पानी बाहर आ रहा है क्योंकि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी था और उसके सराउंडिंग में पानी कम था, तो सेल से पानी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो जब सेल से पानी बाहर आता है तो सेल श्रिंक कर जाता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, वाटर इज़ फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल। अगर बात करें कि सेल से पहले वाटर किससे निकलता है, तो सबसे पहले उसके साइटोप्लाज्म से पानी पूरा बाहर निकलता है, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसके बाद उसके वैक्यूल से बाहर निकलता है। ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस द सेल मेम्ब्रेन एंड द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल एंड सच सेल्स आर सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। अगर हम लोग ऐसे सॉल्यूशन में सेल को डालें जिसके सॉल्यूशन में पानी कम हो और उसके सेल में पानी ज़्यादा हो, तो पानी क्या होगा, बाहर आएगा, सेल से बाहर आएगा। इस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और एनिमल सेल में बात करें तो उस तरह के सेल को हम लोग क्रीनेटेड सेल बोलते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि एक सराउंडिंग मीडियम जो है उसमें उसका जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि पानी जो है उसमें कम है और सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो पानी क्या हो रहा है, बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, और इस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अचार तो सबके घर में बनता होगा। अचार में क्या होता है, जैसे कि हम लोग आम को पहले कट करते हैं तो उस वक्त उसके पास प्लांट सेल होता है एक तरह से, तो उसके पास बहुत ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन रहता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम लोग, नमक डाल देते हैं बहुत सारा। तो जब नमक डाल देते हैं तो धीरे धीरे जो वो सेल होता है उसका वो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। अचार जो है वो सूख जाता है बोलते हैं ना, तो वो श्रिंक कर जाता है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, उसका जो सॉल्यूशन है उसमें नमक ज़्यादा है। नमक ज़्यादा होने का क्या मतलब, पानी कम है, बाहर में पानी कम है और अंदर में सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो जितना भी आम के अंदर जितना भी पानी रहता है वो सारा पानी बाहर आ जाता है और वो श्रिंक कर जाता है। तो ये हमारा हाइपरटोनिक और प्लाज्मोलाइज्ड सेल का एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरह हम लोग किशमिश को या फिर बादाम को रात में डालते हैं या चना को रात में डालते हैं पानी में,
ठीक है, और सुबह में देखते हैं तो चना एकदम फूल जाता है। तो इस तरह के जो सेल को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इस तरह के सेल को, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि पानी अंदर की तरफ जा रहा है, किशमिश के अंदर जा रहा है या फिर चने के अंदर जा रहा है। और इस तरह के सेल को बोलते हैं टर्जिड सेल। कितना सख्त हो जाता है उसमें पानी जाते ही। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। अब देखते हैं, एक लाइन है, प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। ये जो प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होता है। व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर डिफ्यूजेज इनटू द सेल। एज अ रिजल्ट द साइटोप्लाज्म बिल्ड्स अप अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। प्लाज्मोलाइसिस का जो केस होता है ये रिवर्सिबल केस होता है। जब सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अब वापस से रख देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन याद होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसके सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा हो, तो वाटर किधर से डिफ्यूज़ करेगा, वाटर सेल में वापस से अंदर जाना शुरू कर देगा, और जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा उसके सेल वॉल के अगेंस्ट। इस तरह के प्रेशर को हम लोग कैसा प्रेशर बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। जब प्रोटोप्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सो क्या जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है। किसके वजह से, क्योंकि वाटर जो है उसके अंदर एंट्री करता है, और वाटर की एंट्री की वजह से उसके सेल वॉल पे जो है सो प्रेशर एक्सर्ट होता है। इस तरह के हम लोग इस तरह के सेल को हम लोग इस तरह, मतलब जो प्रेशर डेवलप होता है उस तरह के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अब इस टॉपिक में हम एक आखिरी टॉपिक देखने वाले हैं, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। एक तरह का डिफ्यूज़न प्रोसेस ही होता है, इम्बिबिशन डिफ्यूज़न को ही कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सॉलिड के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब्ड होगा, और जिसकी वजह से उस सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए तो ड्राई वुड या फिर सीड्स को जब पानी में रखते हैं तो वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेता है। अगर हम लोग प्री हिस्ट्रिक मैन के बारे में पढ़े तो पता चलेगा कि वो लोग जो है सो इस प्रोसेस का यूज़ करके रॉक्स को स्प्लिट करते थे, पत्थर को तोड़ते थे। द प्रेशर ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ वुड कैन स्प्लिट रॉक्स। सीडलिंग्स आर इमर्ज्ड आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू द इम्बिबिशन प्रेशर्स। इम्बिबिशन प्रेशर की वजह से ही जो सीडलिंग होता है, मतलब सीडलिंग का मतलब क्या, सीड जो है उसको हम सॉइल के अंदर डालें तो वो बाहर जो पनप के निकलता है वो एक्चुअली में इसी इम्बिबिशन प्रेशर की ही वजह से निकलता है। इम्बिबिशन एक तरह का डिफ्यूज़न है, क्योंकि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो उसके कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट के क्रॉस होता है, एलोंग होता है। इसका क्या मतलब हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हुआ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और इसके एलोंग हो रहा है, हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो रहा है वाटर का, तो इसी को बोल देते हैं एलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इम्बिबिशन एक तरह का डिफ्यूज़न होता है। The seeds and other such materials have almost no water, hence they absorb water easily। जैसे सीड की बात करें या बाकी मटेरियल्स की बात करें तो उनके पास जो भी ड्राई मटेरियल्स होते हैं उनके पास वाटर नहीं होता है, इसीलिए वो आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इम्बिबिशन के लिए कुछ चीज़ रिक्वायर होनी चाहिए। तो इम्बिबिशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक तरफ हाई कंसंट्रेशन तो दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन। दूसरा, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बिब्ड। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, पानी का, वही जो फर्स्ट लाइन है वही सेकेंड लाइन भी है। जो वाटर का जो है, वाटर का जो कंसंट्रेशन है, मतलब वाटर का जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एब्जॉर्बेंट लिखा है, एब्जॉर्बेंट ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है या फिर जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, उस सरफेस को हम लोग एब्जॉर्बेंट बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो जैसे कि हम लोग, हाँ जैसे कि देखिए एक कॉटन ले ले, उसको पानी में डाल देते हैं तो कॉटन पे पूरा पानी सोख लेता है, तो ये कॉटन जो हो गया वो क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, तो जो पानी पूरा सोख लेता है। जैसे वुड क्या करता है, पानी सोख लेता है, तो वुड जो है वो एब्जॉर्बेंट हो गया। तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बिब्ड, वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, वाटर अमाउंट का डिफरेंस होना चाहिए जो लिक्विड इम्बिब कर रहा है उसमें, और जो एब्जॉर्बेंट जो है यानी कि जैसे कि वुड, इस दोनों में वाटर का डिफरेंस होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड। लिक्विड और एब्जॉर्बेंट के बीच में कैसा आपसी रिश्ता है या कितना खिंचाव है ये भी देखा जा सकता है, इम्बिबिशन के लिए ये भी रिक्वायर होता है। अब इम्बिबिशन पावर देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर में देखने को मिलता है, उसके बाद पेक्टिन, फिर प्रोटीन, फिर स्टार्च और तब सेल्यूलोज में सबसे कम देखने को मिलता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल
अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।